अगली जो पैथोलॉजी है फॉर ईसोफेगस दैट इज इक्टोपिया। वी ऑल नो कि व्हाट इज इक्टोपिया। बेसिकली इक्टोपिया इज द प्रेजेंस ऑफ अ टिश्यू एट एन एबनॉर्मल साइट। ठीक है, कि जीआरटी ट्रैक का कोई के किसी और पार्ट का जो हिस्सा है वो ईसोफेगस में आके बैठ जाए, वहाँ पे मौजूद हो, डैट इज समथिंग नोन एज इक्टोपिया। अब इक्टोपिया में हमारे पास मज़ीद दो चीज़ें आती हैं कि एक तो है पैच इनलेट। पैच इनलेट में क्या होता है कि गैस्ट्रिक म्यूकोजा जो है वो ईसोफेगस के अपर 1/3 पार्ट पे मौजूद हो। और दूसरी जो चीज़ हमारे पास है डैट इज गैस्ट्रिक हेट्रोपिया। अब गैस्ट्रिक हेट्रोपिया क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है वो जीआरटी के दूसरे पार्ट्स में लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलोन, मैकल्स डाइवर्टिकुलम वहाँ पे मौजूद हो, सो डैट इज़ नोन एज गैस्ट्रिक हेट्रोपिया। अब इससे होगा क्या, वी ऑल नो कि जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है उसको अल्लाह पाक ने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि वो HCl से क्रिएट कर सके। और ईसोफेगस की लाइनिंग जो है वी ऑल नो कि वो क्या होती है, डैट इज़ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। उसको अल्लाह पाक ने किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि वो फूड एब्रेशन को रेजिस्ट कर सके, कि जो फूड जो है वो गुजर रहा होता है थ्रू ईसोफेगस, उसकी वजह से हमारी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम को कुछ ना हो। लेकिन अगर अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वहाँ पर आके इम्प्लांट हो जाता है आपका गैस्ट्रिक म्यूकोजा जो होता है, यही कोई कोलमनर एपिथेलियम। देन ऑब्वियसली है तो वो गैस्ट्रिक म्यूकोजा ईसोफेगस में रहते हुए गैस्ट्रिक म्यूकोजा की कोलमनर एपिथेलियम जो है वो लाजमी HCl सेक्रीट करेगी। और अगर वो HCl सेक्रीट करेगी then this HCl जो है it can also result in a damage of the remaining stratified squamous epithelium of the esophagus। और अगर ये डैमेज हो गई then it can result in the various conditions such as esophagitis, Barrett esophagus। और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए then this condition can result in adenocarcinoma। ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो अब तक हमने डिस्कस कर लिया ईसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन को, ईसोफेजियल इक्टोपिया को, एंड नाउ वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट द वेरियस डिजीजेस रिलेटेड टू द ईसोफेजियल वेसल्स। अब पैथोलॉजी ऑफ ईसोफेजियल वेसल्स में हमारे पास आती है ईसोफेजियल वेरिसेस। एंड वी ऑल नो कि जो बात है ईसोफेजियल वेरिसेस, वेरिसेस मीन्स डायलेशन ऑफ ईसोफेजियल वेसल्स। अब पढ़ना ये है कि ये जो डायलेटेड ईसोफेजियल वेसल्स है वो हमें कहाँ पे मिली। तो डायलेशन ऑफ ईसोफेजियल वेसल्स इन द लोअर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो जीआरटी की सर्कुलेशन होती है वो कभी भी डायरेक्टली हार्ट में नहीं जाती, कि जो जीआरटी से हमारे पास ब्लड कलेक्ट होके आ रहा है थ्रू द वेन्स, वो कभी भी हमारे पास डायरेक्टली हार्ट के इन्फीरियर वेना केवा में नहीं जाएगा। हार्ट के इन्फीरियर वेना केवा में जाने से पहले वो गुजरेगा थ्रू आवर लीवर। ठीक, एंड वी ऑल नो कि ईसोफेगस जो है वो भी तो जीआरटी का पार्ट है। तो ईसोफेगस से जीआरटी से जो ब्लड है वो सारा कोलेक्ट होके जाएगा थ्रू द वेन टूवर्ड्स द लीवर, और लीवर से वो ब्लड जाएगा इनटू द इंफीरियर वीना केवा ऑफ द हार्ट। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट राइज होता है ऑफ पोर्टोकेपल एनास्टमोसिस, के जो हार्ट की इनमें के इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन होने वाली वेन्स हैं
और जो लीवर की पोर्टल वेन्स में ड्रेन होने वाली मुख्तलिफ वेन्स है उनके दरमियान कम्युनिकेशन जो है दैट इज़ पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस। और पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस की एक इंपॉर्टेंट साइट है दैट इज़ लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस। एट द लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस वी कैन सी द एनास्टोमोसिस बिटवीन द स्प्लैंचनिक वेन्स एंड सिस्टेमिक वेन्स। इनके दरमियान में कम्युनिकेशन मौजूद होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर लीवर की किसी भी तरह की डिजीज़ हो जाती है, फॉर एग्जांपल सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाती है या पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाती है, तो इट मीन्स कि ब्लड जो है उसकी कहानी लीवर से आगे नहीं बढ़ सकेगी। ब्लड जो है वो लीवर से आगे हार्ट के इन्फीरियर वेना केवा में नहीं जा सकेगा, जिसकी वजह से जो ब्लड है उसके पीछे की तरफ शंटिंग होना शुरू हो जाएगी। यानी कि लीवर से लेकर जो ईसोफेगस का लोअर एंड उसके दरमियान में जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं उनमें डायलेशन होना शुरू हो जाएगी ड्यू टू द शंटिंग ऑफ ब्लड, जिसकी वजह से लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस पे हमें डायलेटेड वेन्स मिलेंगी, जिसको हम कहते हैं ईसोफेजियल वेरिसेस। और ईसोफेगस के लोअर पार्ट पे कौन सी साइड पे मिलेगी हमें डायलेशन ऑफ वेन्स? या तो एट सब एपिथेलियल वेन्स की डायलेशन मिलेगी, सब म्यूकोजल वीनस प्लेक्सिस की वेन्स की डायलेशन मिलेगी। और ईसोफेजियल वेरिसेस की साइड क्या है? या तो लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस एंड अपर एंड ऑफ स्टमक। अब अगर हम देखें तो ईसोफेजियल वेरिसेस जो है वैसे वो इनिशियल स्टेज पे लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती, लेकिन अगर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसको अनफिटेड छोड़ा जाए तो एक पॉइंट होगा कि लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस पे जो वेन्स डायलेट हो रही हैं वो होती रहेंगी एंड डायलेशन ऑफ वेन्स there would be the point it would result in the bursting of veins। और जब bursting of veins हो जाएगी then it would result in hematemesis। अब hematemesis क्या होती है? इसे खून की उल्टी कहते हैं। और एक दफ़ा ईसोफेजियल वेरिसेस में खून की उल्टी आ जाए then it is medical emergency and it is then life threatening condition। ईसोफेजियल वेरिसेस जो है उसमें दो तरह की चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो एंजियोग्राफी इंपॉर्टेंट है और दूसरी एंडोस्कोपी इंपॉर्टेंट है फॉर इट्स डायग्नोसिस। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ पैथोलॉजी। वो या तो होगी मैकेनिकल लेसिरेशन ऑफ ईसोफेजियल म्यूकोसा या फिर इन्फेक्शन ऑफ ईसोफेजियल म्यूकोसा। अब अगर हम बात करें ऑफ मैकेनिकल लेसिरेशन ऑफ ईसोफेजियल म्यूकोसा, उसमें हमारे पास एक प्रोमिनेंट डिजीज़ आती है दैट इज़ बैलरी वीज़ डिजीज़, बैलरी वीज़ टीयर। और यहाँ पे जो हम बात करें टीयर की, इट मीन्स टीयरिंग। अब होता सबसे पहले ये है कि वी ऑल नो कि जो ईसोफेगस की मस्कुलरिस है उसका क्या फंक्शन है? कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन विच रिजल्ट्स इन द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। तो अगर यही कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाएगी इट वुड रिजल्ट इन द रिफ्लेक्स रिलैक्सेशन। इसकी रिफ्लेक्स रिलैक्सेशन ऑफ मस्कुलरिस। अब रिफ्लेक्स रिलैक्सेशन होगी तो विच मीन्स कि डिस्टर्बेंसेस इन द पेरिस्टाल्सिस मीन्स एंटी पेरिस्टाल्सिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मस्कुलरिस। एंटी पेरिस्टाल्सिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मस्कुलरिस जो है उसकी वजह से क्या होगा? वॉमिटिंग इंक्रीज होगी, ज़्यादा होगी, तो फिर स्ट्रेचिंग ऑफ वॉल्स ऑफ ईसोफेगस
स्ट्रेचिंग ऑफ वॉल्स ऑफ ईसोफेगस होगी तो ईसोफेगस की वॉल्स जो है उसके ऊपर टेंशन इंक्रीज होगी विच वुड रिजल्ट इन टीयरिंग। पैलियरी वीज सिंड्रोम टीयर में हम देखते हैं कि ये जो टीयर है ये लॉन्गिट्यूडनल होता है एंड दिस लॉन्गिट्यूडनल टीयर इज एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स द stomach which can be viewed by endoscope।